हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम एक्सट्रीम क्लासेज में। आज हम लोग कक्षा 9 के गति चैप्टर नंबर 1 बल तथा गति के नियम को पढ़ेंगे, जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। मैंने आपको इससे पहले गति चैप्टर पढ़ाया था, जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 था। अब हम लोग पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम। तो मैंने आपको बताया था कि गति क्या होती है। गति चैप्टर का पहला हेडिंग मैंने आपको गति बताया था। तो गति मैंने बताया था कि समय परिवर्तन होने के साथ साथ अगर वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन हो जाती है तो वही गति होती है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बल तथा गति का नियम। तो गति मैंने आपको बता दिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे बल। तो बल क्या होता है, हम लोग की पहली हेडिंग होगी बल। बल बल आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा होगा कि किसी धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। किसी धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, या खिंचाव, यही पढ़ा होगा। कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु है, ये वस्तु है, ये होगी आपकी वस्तु। इस पे कोई व्यक्ति इधर धक्का दे रहा है, इधर धक्का मतलब इस वस्तु को धकेल रहा है, इस साइड इस दिशा की ओर धकेल रहा है। तो ये वस्तु द्वारा इस पे लगाया गया जो ये रहेगा फोर्स, ये बल रहेगा। ठीक है, ये फोर्स रहेगा। अब ये कोई वस्तु है और कोई व्यक्ति इसको इधर रस्सी से खींच रहा है। ठीक है, रस्सी से इसको इधर खींच रहा है, इस दिशा में। यहाँ पे दिशा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे जैसे ये वस्तु है, इसको कोई व्यक्ति खींच रहा है इस साइड की ओर, ये भी आपका बल होगा। ठीक है, आप लोगों ने कक्षा 9 में, कक्षा 8 में तथा पढ़ा हो गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बल क्या है। तो बल का जो परिभाषा है किताब में यही दिया है कि बल वह कारक है जो गतिशील वस्तु को स्थिर तथा स्थित वस्तु को गतिशील कर सकती है या प्रयत्न करती है। ठीक है, तो हम लोग जैसे यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे ये कोई पिंड है। ठीक है, ये कोई पिंड है जो यहाँ पे इस दिशा की ओर गतिशील है, और कोई यहाँ पे व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति जो इस पिंड को देख रहा है। अब यह पिंड इधर से जब गति करती हुई जाएगी, इधर इधर जाएगी, तो यह व्यक्ति इस वस्तु पे बल लगाएगा, इस वस्तु को रोकेगा। तो जब रोकेगा ना, तो व्यक्ति द्वारा इस पे एक वो लगेगा, कारक होता है, उसी को बल कहता है। ठीक है, वस्तु इसको रोकेगा, व्यक्ति इसको रोकेगा, इस वस्तु को, जब यह वस्तु गति होती है। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे, और व्यक्ति इसको धक्का देता है, तो वह वस्तु गति हो जाती है। तो यह भी एक बल रहेगा। ठीक है, ये भी आपका फोर्स हो जाएगा। तो बल का परिभाषा आप लिख सकते हैं कि बल वह कारक है जो गतिशील वस्तु को स्थिर तथा स्थित वस्तु को गतिशील कर सकता है या प्रयत्न करता है। यहाँ पे प्रयत्न करना जो शब्द है ना, बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जैसे ये दीवार है, ये दीवार, कोई व्यक्ति है जो इस दीवार पर धक्का दे रहा है। यह तो स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में जो दीवार है स्थिर अवस्था में है, और यह व्यक्ति इसको धक्का दे रहा है। तो धक्का देगा तो दीवार गतिशील नहीं होगी, लेकिन व्यक्ति द्वारा इस पे प्रयत्न किया जा रहा है कि दीवार गतिशील हो जाए। हम मान लीजिए कि हम किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं, तब दीवार तो गतिशील होगी नहीं, लेकिन हमारे द्वारा उस वस्तु पे कुछ परिमाण तो लगाया जा रहा है, वही बल होता है। तो यहीं पे हम लोग प्रयत्न का प्रयोग करते हैं, प्रयत्न। ठीक है, जहाँ पे कार्य होता नहीं है लेकिन हमारे द्वारा उस पर कुछ न कुछ परिमाण लगाया जाता है, वही वो उस जगह पे प्रयत्न होता है। जैसे कि बल हो गया, जब हम दीवार पे बल लगाते हैं तो दीवार गतिशील नहीं होती है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग बल वह कारक है जो गतिशील अवस्था, जो गतिशील पिंड को स्थिर तथा स्थित वस्तु को गतिशील कर सकता है, या गतिशील करने का प्रयास करता है, या स्थिर करने का प्रयास करता है। जैसे कि ये कोई वस्तु है, ये कोई कार है। ठीक है, ये जैसे बस है एक, ये एक बस है जो इस साइड गति कर रही है, और कोई यहाँ पे व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो इस बस को रोकना चाहता है। तो बस इधर आएगी, मेरे दिशा की ओर आएगी, तो हम बस पे जब बल लगाएंगे तो बस रुकेगी नहीं। ठीक है, तो उस समय भी हम लोग प्रयत्न करते हैं, मतलब बस को रोकने का हम लोग तो प्रयास किया है कि बस रुक जाए, लेकिन रुकता नहीं है। तो उस समय भी हमारे द्वारा उस बस पे क्या लगाया जाएगा, बल लगाया जाएगा, यही बल है। तो बल तथा गति के नियम में मैंने आपको बता दिया कि गति क्या होती है, बल क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बल के प्रकार। तो बल सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल तथा असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होती है, संतुलित बल का परिभाषा बुक में दिया है कि जब किसी वस्तु पे दो या दो से अधिक बल लगाया जाए। जब दो या दो की कोई पिंड है, यहाँ पे जैसे ये पिंड है, इस पिंड पे एक इधर से बल लगाया जा रहा है 5 न्यूटन। हम आपको बता दें कि बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है। यहाँ से एक वस्तु, यहाँ से जब बल लगाया जाता है इस पे, ठीक है, एक दिशा इधर से लगाया जाता है 5 न्यूटन का, और इधर से लगाया जाता है 4 न्यूटन का, 4 न्यूटन का लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी बल हो गया।
तो जब संतुलित बल का क्या परिभाषा होता है, जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लगाया जाए तो उन बलों का जो परिणामी होता है वह अगर शून्य हो जाता है तो वही संतुलित बल कहलाता है। जैसे कि ये भी 5 न्यूटन का, इधर से हम लगाएंगे बल तो इधर की डायरेक्शन मान लीजिए ये एक्स अक्ष होता है ना, इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, तो ये वाला माइनस रहेगा। बल हम लोग जानते हैं, बल मैंने आपको बताया था कि बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होती है, जिसमें दिशा होता है, परिमाण होता है। तो यहाँ पे यह माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और परिणामी बल क्या होता है, जब परिणामी का मतलब पूरा होता है, पूरे जैसे कोई वस्तु है, जब पे हम बल लगाते हैं, आप भी बल लगाएंगे और हम भी लगाएंगे, तो आपके द्वारा लगाया गया बल और हमारे द्वारा लगाया गया बल दोनों का योगफल ही परिणामी कहलाएगा। उसी प्रकार इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये -5 रहेगा, ये +5 रहेगा, दोनों कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो ये आपका संतुलित बल हो जाएगा। तो संतुलित बल क्या हो गया, जब किसी वस्तु पे 2 या 2 से अधिक बल लगाते हैं तो उस वस्तु का जो परिणामी बल अगर शून्य आ जाता है तो उस वस्तु पर लगाया गया बल है जो संतुलित बल कहलाता है। अब और दूसरा होता है असंतुलित बल। असंतुलित बल में क्या होता है, जैसे कि ये पिंड है, इधर से कोई 4 न्यूटन का बल लगा रहा है कोई व्यक्ति, इधर से कोई लगा रहा है 5 न्यूटन का बल, तो इधर वाली जो दिशा होगी बल की वो माइनस होगी, इधर वाली प्लस होगी। तो उस समय भी हम लोग परिणामी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -4 + 5, तो उस समय 1 आ जाएगा। मतलब कुछ तो उसका परिमाण आया, यहाँ पे तो 0 हो गया। तो संतुलित बल मैंने बताया कि जब किसी वस्तु पे 2 या 2 से अधिक बल लगाते हैं तो उसका जो परिणामी बल होता है वो शून्य हो जाता है, तो वो संतुलित बल कहलाता है। और असंतुलित बल किसे कहेंगे, जब किसी वस्तु पे 2 या 2 से अधिक बल लगाया जाता है तो उनका जो परिणामी है बल कुछ आता है, उसका कुछ परिमाण आता है, तो परिमाण जब आएगा तो वो असंतुलित बल हो जाता है। तो जब किसी वस्तु पे बल लगाएंगे तो उस समय हम लोग जब वस्तु गति करेंगे तो उस समय हम लोग कह सकते हैं कि असंतुलित बल लगाएंगे। यहाँ पे जब संतुलित बल क्या होता है, यहाँ पे आप भी फोर्स लगाएं हम भी फोर्स लगाएं, 0 आ जाता है, पूरा परिणामी बल 0 आ जाता है, वही संतुलित बल हो जाता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है या कोई दरवाजा है, इधर से भी कोई व्यक्ति ढकेल रहा है उतने ही बल से, मतलब सेम बल से, समान बल से, और हम भी समान बल से इसको ढकेल रहे हैं इधर से, इस साइड से। तो उस समय दोनों का बल समान रहेगा तो यह दरवाजा ना उधर जाएगा ना इधर जाएगा, उस समय कोई इस पे दरवाजे पे परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि संतुलित बल में जो वस्तु की स्थिति परिवर्तित नहीं होती है, तथा असंतुलित बल में वस्तु की स्थिति परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि मेरे द्वारा लगाया गया जो बल रहेगा और किसी व्यक्ति द्वारा लगाया गया जो बल रहेगा वो दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। उनका जब हम लोग परिणामी निकालेंगे तो कुछ परिमाण आएगा, तो जब परिमाण आएगा तो वह जिस दिशा में उसका ज्यादा बल रहेगा उस दिशा की ओर झुक जाएगी। जैसे कि ये इधर से हम इसको 5 न्यूटन के बल से ढकेल रहे हैं, उधर से कोई 4 न्यूटन के बल से ढकेल रहा है, तो इधर वाला जो बल है अधिक है तो यह जो दरवाजा इधर की ओर झुक जाएगी, ठीक है। और संतुलित में ऐसा नहीं होता है, असंतुलित में वस्तु की स्थिति चेंज हो जाती है तथा संतुलित में वस्तु की स्थिति चेंज नहीं होती है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि बल तथा गति क्या होते हैं, संतुलित बल तथा असंतुलित बल क्या होते हैं, ठीक है। अपने अगले टॉपिक पे बल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। बल मैंने आपको बता दिया कि बल वह कारक है जो किसी स्थित वस्तु को गतिशील तथा गतिशील वस्तु को स्थित करता है, तथा गतिशील वस्तु को स्थित तथा स्थित वस्तु को गतिशील करने का प्रयत्न करता है। पेपर में अगर आप लोग प्रयत्न नहीं लिखेंगे या प्रयास नहीं लिखेंगे तो आपका ये जो परिभाषा है बल की वो गलत मानी जाएगी, क्यों, ठीक है। अब हम आते हैं बल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो बल मैंने बताया था कि बल में दिशा तथा परिमाण दोनों होता है, तो उसे हम लोग एक शब्द में बोलते हैं सदिश राशि। मैंने आपको सदिश राशि गति चैप्टर में पढ़ाई थी। अब हम लोग बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब बल का मात्रक न्यूटन कैसे होता है, बल का एक फार्मूला होता है, बल को F से रिप्रेजेंट करते हैं और n से द्रव्यमान को, और ए आपको पता होगा गति चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा त्वरण, ये त्वरण होता है। तो यह बराबर m में होता है। तो यह बल का हमें वो निकालना है, बल का हमें मात्रक निकालना है। तो ये यम द्रव्यमान का मात्रक मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान का मात्रक होता है kg और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे द्रव्यमान का जब मात्रक लिख देंगे kg आप, और ये त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रख देंगे, तो इसी kg प्रति मीटर kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ही एक शब्द में हम लोग न्यूटन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग जूल प्रति सेकेंड को हम लोग वाट बोलते हैं एक शब्द में, उसी प्रकार हम लोग kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को एक शब्द में न्यूटन बोलते हैं। तो यह बल का ऐसा ही मात्रक होता है, मात्रक ऐसा ही होता है
बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। चूंकि डाइन छोटा मात्रक होता है बल का, तो एक डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बल क्या होती है? बल एक सदिश राशि होती है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। मैंने आपको बताया कि बल में दिशा होती है, तो दिशा के अनुसार वस्तु ऋणात्मक भी हो सकती है। वस्तु का जो बल है ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन शून्य संतुलित बल में होता है और असंतुलित बल में परिमाण कुछ आता है उसका। तो ये बल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हें आप लोग ध्यान में रखें। पेपर में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो बल एक सदिश राशि होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकती है। और हम लोग और एक डाइन बराबर होता है 10⁻⁻5 न्यूटन। और यह बराबर यम के अनुसार हम लोग इसका बल का जो होता है मात्रक, उसको हम लोग निकाल देते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो यह कुछ बल के महत्वपूर्ण बिंदु थे। अपने अगले टॉपिक पे, न्यूटन के नियम। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बताता हूँ कि न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, और आप लोग ने गति के भी 3 समीकरण पढ़े हैं, और न्यूटन ने भी 3 नियम दिए थे। तो न्यूटन का पहला नियम ये था कि जब कोई वस्तु स्थिर रहती है तो वह वस्तु स्थिर रहना चाहती है, और जब कोई वस्तु गतिशील रहती है तो वह वस्तु गति करना चाहती है। यही न्यूटन का प्रथम नियम था। तो यह जो नियम था ना, इस नियम को सर्वप्रथम गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था कि कोई इस प्रकार का कोई एक रास्ता था, इसको उसने इस तरह मुड़ा दिया था। पहली कंडीशन ये थी, ठीक है। जब यहाँ से कोई पिंड को उसने छोड़ा यहाँ से, और यहाँ पर जो घर्षण था ना, घर्षण को यहाँ पे 0 कर दिया, नगण्य के बराबर या 0 मान दिया। घर्षण क्या होता है? जमीन पे जो विपरीत प्रकार का जो बल लगता है ना, वो घर्षण होता है। घर्षण भी एक प्रकार का बल लगता है जो वस्तु की दिशा के विपरीत होता है। तो वहाँ पे घर्षण बल 0 कर दिया। तो जब यहाँ से किसी पिंड को गति की कराया हुआ वस्तु की इधर जाते 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 यहाँ पे जाके रुक गई, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई थी, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे रुक गई। दूसरे कंडीशन में क्या किया, उसने इस तरह फिर एक ढांचा बनाया, फिर ऐसे रास्ता बनाया, ठीक है। इससे थोड़ा उसको और झुका दिया। जब यहाँ से किसी वस्तु को जब छोड़ा, गति करते 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 इधर आ गई, ठीक है। और तीसरे कंडीशन में उसने एक सीधे मार्ग बना दिया, स्ट्रेट लाइन बना दिया, सीधी रेखा बना दी। जब उसने यहाँ से घर्षण को 0 करके छोड़ा तो वस्तु लगातार गति कर रही थी, इधर से वो वस्तु रुकी नहीं। तो उसने अनुमान लगाया कि जब किसी वस्तु का घर्षण 0 कर दिया जाता है, तो जब वह वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वो गतिशील रहती है, तो गतिशील ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बल नहीं लगाया। इसी नियम को फॉलो करके न्यूटन ने गति का अपना प्रथम नियम दिया था। तो न्यूटन ने बताया था, या गैलीलियो, न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं। तो न्यूटन ने कहा था कि जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बल न लगाया जाए। अगर वहां पे घर्षण बल लगा दिया जाए, तो घर्षण बल लगा देंगे तो विपरीत प्रकार का बल लगेगा। जैसे आप इधर गति कर रहे हैं तो घर्षण बल इधर लगेगा, तो आपका जो वेग रहेगा उसमें कमी आ जाएगी। वेग मतलब कमी आ जाएगी, तो वस्तु धीरे धीरे विरामावस्था में आएगी। लेकिन उसने घर्षण को 0 मान लिया था। तो न्यूटन ने इसी सिद्धांत को अपना प्रथम नियम बताया था। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन ने प्रथम नियम में क्या बताया कि जब कोई वस्तु गति करती है तो वो हमेशा गति ही करना चाहती है, और जब कोई वस्तु विरामावस्था में रहती है तो वो हमेशा अपनी अवस्था में रहना चाहती है, मतलब विरामावस्था में रहना चाहती है। जैसे कि यहाँ पे कोई वस्तु है जो कि विरामावस्था में है, ये वस्तु है जो विरामावस्था में है, तो उसे अगर आप छोड़ देंगे तो हमेशा के लिए विरामावस्था में रहना चाहिए, जब तक कि इस पे कोई बल न लगाए। मतलब इस पे अगर कोई बल नहीं लगाया जाए, यहाँ पे आप बल नहीं लगाएंगे तो वो वस्तु विरामावस्था में रहेगी। अगर कोई वस्तु यहाँ पे गति कर रही है, इस साइड की ओर किसी भी दिशा में गति करे, जब उस पर आप बल लगाएंगे तो वह वस्तु रुक भी बल उसने उसके गति के जो प्रथम नियम था उसमें यह बताया था कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी, और गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगी। इसे ही न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं, या गैलीलियो का नियम कहते हैं। न्यूटन ने अपने तीनों नियमों को सन 1687 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में लिखा था। यह भी क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया, ठीक है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में अपने तीनों जो नियम थे उसको लिखा था। तो दूसरा नियम क्या, तो पहला नियम क्या है न्यूटन का, जब किसी वस्तु स्थिर रहती है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिशील रहती है तो गतिशील ही रहना चाहती है। अब हम लोग आते हैं न्यूटन के दूसरे नियम पे, ठीक है। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम सेकेंड थ्योरी, या कह सकते हैं नियम, ठीक है। सेकेंड नियम क्या था?
उसने सेकंड नियम में, यह न्यूटन का नियम था, ठीक है, क्योंकि पहला नियम गैलीलियो का था, लेकिन गैलीलियो ने इसे पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाया, लेकिन न्यूटन ने इसे पूरी तरह से व्यक्त कर दिया। तो दूसरा का नियम किसका है? न्यूटन का है। पहला नियम गैलीलियो का भी था और न्यूटन का भी था। तो पहले नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, न्यूटन का भी नियम कहते हैं। तो दूसरा दूसरा नियम उसने बताया था, न्यूटन ने बताया था कि जब किसी वस्तु पे हम बल लगाते हैं, मान लीजिए किसी वस्तु, कोई वस्तु है ऐसे, ठीक है, जब इस पे हम लोग बल लगाएंगे तो बल, मैंने आपको बताया था कि जब बल लगाएंगे तो इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होती है। तो जब स्थिति में परिवर्तन होगा तो वेग उत्पन्न होता है। जब वेग तो जब किसी वस्तु पे हम लोग बल लगाएंगे तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाएगा। मान लीजिए उसका प्रारंभिक वेग 0 था, जब उस पर बल लगाए तो कुछ भी वेग से वो भी वेग हो गया उसका, कुछ समय बाद उसका वेग भी हो जाता है, ठीक है। तो जब किसी वस्तु पे हम लोग बल लगाते हैं तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है। तो वेग में परिवर्तन, मैंने आपको बताया था कि वेग में परिवर्तन त्वरण होता है। तो वेग परिवर्तन के दौरान त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो यह जो वस्तु का जो द्रव्यमान है, इस वस्तु का द्रव्यमान और यह त्वरण का, यह वस्तु का द्रव्यमान हो गया और यह त्वरण का जब गुणनफल करेंगे वो अनुक्रमानुपाती होता है बल के। यही उसने बताया था, ठीक है। न्यूटन का दूसरा का नियम यही था। तो ये जो ये अनुक्रमानुपाती का सिंबल होता है, इसका मतलब क्या होता है? जब हम लोग द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो बल बढ़ेगा और त्वरण बढ़ाएंगे तो भी बल बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो ये हो गया, यह बराबर, जब हम लोग अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लाते हैं, तो एक बराबर करके एक नियतांक आएगा के, यहाँ पे में, तो के का मान होता है 1, के बराबर 1 लिखते हैं निर्वात के लिए। निर्वात मतलब सामान्य वायु में, निर्वात के लिए, यहाँ पे निर्वात के लिए, ठीक है। निर्वात के लिए के का मान 1 रखते हैं, तो के का मान 1 रखेंगे तो यह बराबर एम में हो जाएगा। यही आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से मैंने आपको अभी बताया था कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से हम लोग को बल का समीकरण प्राप्त होता है, और न्यूटन के प्रथम नियम से हम लोग का बल का जो परिभाषा होता है वो हमें प्राप्त होता है। तो बल का परिभाषा बताया था कि बल वो कारक होती है जो गतिशील वस्तु को स्थिर तथा स्थिर वस्तु को गतिशील करने का प्रयत्न करती है, यही बल होता है। तो दूसरा नियम आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दूसरा नियम क्या था? जब किसी वस्तु पे हम लोग बल लगाते हैं तो बल लगाने के दौरान उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाती है। तो त्वरण उत्पन्न होती है, वह त्वरण और वस्तु का द्रव्यमान का जो गुणनफल होता है वो बल के बराबर होता है। यही दूसरा नियम था। इसे एक तरह से आप लोग और कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे यफ अनुक्रमानुपाती, आप लिख सकते हैं यफ अनुक्रमानुपाती यम, ऐसे यफ अनुक्रमानुपाती एम। ये हो गया पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होती है, यह बराबर अनुक्रमानुपाती ए। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 एवं 2 से यह बराबर हो जाएगा अनुक्रमानुपाती यम इंटू ए, ठीक है। ये हो जाता है। अब अनुक्रमानुपाती हटाने के लिए एक नियतांक लाएंगे जो कि नियतांक के बराबर 1 होता है निर्वात के लिए। अब के रखेंगे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा यह बराबर यम ए। यही बल का सूत्र होता है। तो बल के प्रथम नियम से हम लोग का बल का परिभाषा प्राप्त होता है, और न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का हमें समीकरण प्राप्त होता है। अब हम लोग आते हैं न्यूटन के तृतीय नियम से पे। तो तृतीय नियम क्या होता है? अब तीसरा नियम, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे तीसरा नियम, ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या था? न्यूटन ने तीसरे नियम में ये बताया था कि जब किसी वस्तु पे हम लोग बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पे उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है। मान लीजिए कि कोई ये दीवार है, ये आपका दीवार है, ये हो गया आपका दीवार, ठीक है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो यहाँ से इस पे बल लगा रहा है, मान लीजिए 5 न्यूटन का यफ बल लगा रहा है, यफ, ठीक है। इस दीवार पे कोई व्यक्ति है जो यफ बल लगा रहा है, तो दीवार भी उस पे यफ बल लगाएगी, लेकिन दिशा के विपरीत लगाएगी, इसलिए माइनस यफ लगाएगी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार कि यफ बराबर हो जाएगा माइनस यफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो इससे आप लोग यह बता सकते हैं कि न्यूटन का तृतीय नियम क्या था? न्यूटन ने अपने तीसरे नियम में ये बताया कि जब किसी वस्तु पे हम लोग बल लगाते हैं तो वो भी वस्तु हम लोग पे उतना ही बल लगाती है। देखिए, बल परिमाण तो सेम है लेकिन दिशा बदल जाती है, उतना ही बल लगाती है लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है। यही न्यूटन का तीसरा नियम था। इसका परिभाषा बुक में दिया है कि प्रत्येक क्रिया के पीछे उसकी खुद की विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मैंने मान लीजिए कि यहाँ से व्यक्ति ने कार्य किया दीवार की ओर, लेकिन दीवार ने भी कार्य किया, उतना ही कार्य किया लेकिन ऋणात्मक कार्य किया। ये हो जाएगा आपका तीसरा नियम। तो मैंने आपको बताया कि यब बराबर होता है यम ए। उसी प्रकार एक और होता है यब, आप लोगों ने कार्य पढ़ा होगा तो कार्य बराबर यब डी होता है, जहाँ पे डी होता है विस्थापन। डी को यश से भी प्रदर्शित करते हैं और विस्थापन को यश से भी प्रदर्शित करते हैं और डी से भी। तो यहाँ पे डब्ल्यू है कार्य, तो यहाँ से यफ निकालेंगे आप लोग तो हो जाएगा आपका डब्ल्यू अपन डी।
ये होता है। इससे भी आप लोग वो इसका मात्रक निकाल सकते हैं, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये भी आप इससे निकाल सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि गति क्या होता है, अरे बल तथा गति, बल तथा गति चैप्टर में पढ़ा कि बल क्या होता है, गति क्या होती है, संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है, गैलीलियो का नियम क्या था, न्यूटन का नियम क्या था, न्यूटन का प्रथम नियम क्या था, सेकेंड नियम क्या था, थर्ड नियम क्या था। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में इसका अस्पष्टीकरण करेंगे। ठीक है, कि न्यूटन के प्रथम नियम का अस्पष्टीकरण भौतिक जीवन में इसका प्रयोग कैसे होता है, और दूसरा का भी इसका वही पढ़ेंगे कि भौतिक जीवन में कैसे होता है, तीसरा भी यही है। ठीक है, अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे पीसीएम एक्सट्रीम क्लासेस को फॉलो कीजिए, तरह सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।